Okay, so very good morning to all of you and welcome to the class. I hope कि सबकी नींद उड़ी हुई है. स्टार्ट करें जल्दी से हाँ या ना का मैसेज. Can we start? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? Okay. Uh, एक छोटा सा पॉइंट जो लास्ट लेक्चर के से थोड़ा सा बताना था मुझे, मतलब उससे रिलेटेड था. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक कौन सा पॉइंट देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था, वो ये था. हम्म, कि जब आप परचेज ऑफ गुड्स करते हो, परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब होता है आपका माल. मतलब इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, गुड्स मतलब होता है जिसमें आप डील करते हो, है ना. प्रोडक्ट और सर्विस कुछ भी हो सकता है जिसमें आप डील करते हो. और एक होती है बेटा हमारी सेल ऑफ गुड्स, उसी गुड्स को खरीदना, उसी गुड्स को बेचना. ये हमारे पॉइंट्स थे. और दूसरे पॉइंट्स है बेटा हमारे पास परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. फिक्स एसेट मतलब होती है टेंजिबल एसेट्स. फिक्स एसेट मतलब होती है टेंजिबल एसेट्स, है ना. जो नॉन करेंट एसेट्स होती हैं एक्चुअली हमारी, दोज आर फिक्स एसेट्स. अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना. ये पॉइंट में भी कई बार कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में आप गलत करके आते हो. ठीक है. परचेज ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ये दोनों चीज अलग अलग है. तो अगर आपको परचेज ऑफ गुड्स आ रहा है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा परचेज अकाउंट. we have to use the purchase account. Okay. और परचेज ऑफ फिक्स एसेट आ रहा होगा तो बेटे यहाँ पे हम परचेज अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे. यहाँ पे हम फिक्स एसेट अकाउंट लिखेंगे. फिक्स एसेट अकाउंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने लैंड परचेज करी तो लैंड अकाउंट, आपने बिल्डिंग परचेज करी तो बिल्डिंग अकाउंट, अगर आपने मशीनरी परचेज करी मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर परचेज करी फर्नीचर अकाउंट. पॉइंट क्लियर है? परचेज ऑफ गुड्स परचेज अकाउंट लिखते हैं, मतलब. और परचेज ऑफ फिक्स एसेट तो वो जो भी नाम होगा उस फिक्स एसेट का नाम आ जाएगा, मतलब फिक्स एसेट अकाउंट. सेम ऐसे सेल्स ऑफ गुड्स में बेटा आपको यहाँ पे लिखना होता है सेल्स अकाउंट. बट अगर आप कोई फिक्स एसेट सेल कर देते हो तो बेटा यहाँ पे अगेन फिक्स एसेट अकाउंट. मतलब मान लो आपने मशीन खरीदी थी और मशीन बेची है बाद में. मशीन खरीदी थी और बाद में मशीन बेच दी, तो सेल ऑफ मशीन मतलब होता है मशीन अकाउंट. तो ये दो चीज, इन दोनों चीजों में डिफरेंस है. इसको लिख के रख लो, याद रखना है. अगर पॉइंट समझ में आ गया हो तो डन का मैसेज. इफ यू गेट द पॉइंट देन प्लीज डन का मैसेज. ओके. शिवानी, अदिति, सुश्री, भूमि एंड डेफलिन. ओके बेटा. चलो, एक तो पॉइंट ये था जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड वाला. अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स
and revenue receipts. ओके, डेफलिन बेटा यही तुम्हारे डाउट्स थे उस दिन कि सर ये क्या होते हैं? ओके, सो पहले मैं ये चारों पॉइंट लिख लेता हूँ, फिर मैं इसको समझाने का काम करूंगा कि इन चारों पॉइंट्स में क्या क्या चीजें हैं, तुम्हें इन्हें कैसे डील करना होता है, ठीक है? सबसे पहले यहां पे लिखूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां लिख रहा हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। Here I write revenue receipts and here I write capital receipt. Now we have to talk about these 4 points कि what are the revenue expenditure, capital expenditure, revenue receipts and capital receipts. ये एक्चुअली में होती क्या है और इनको कैसे डील किया जाता है? तो पहले तो इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं और फिर इनको समझते हैं। तो पहले लिखने वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या लिखेंगे हम लोग? Revenue expenditure is the expenditure incurred, the the benefit of which is consumed or exhausted within the accounting period. Within the accounting period. Okay. कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखना it is an expenditure incurred to acquire assets or improving the assets, improving the assets, sorry, improving the existing assets लिखना उसको, improving the existing assets
which will increase the earning capacity, which will increase the earning capacity of the business, which will increase the earning capacity of the business. ओके, लिखने का हो गया हो तो डन का मैसेज। भूमि, डेफलिन, यस। जो बैतूल के बच्चे बेटा तुम्हारे पास तो नोट्स मिल जाएंगे, भूमि और डेफलिन, ठीक है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। क्या पॉइंट है? अगर मैं बात कर रहा हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो बेटा ये कहलाते हैं आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर। इनको हम बोलेंगे डेली डेली वाले एक्सपेंडिचर की, जो रोज होते हैं, मतलब जिसे हम नॉर्मली बोला जाता है रोजमर्रा की जिंदगी में। इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर विच आर incurred फॉर डेली यूज या डेली पर्पस, उस चीज में जहां आपके खर्चे होते हैं। लाइक मतलब लाइक से मेरा मतलब है इसके एग्जांपल्स। तो जैसे बेटा सैलरी, वेजेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ओके, कन्वेंस चार्ज एंड परचेज, ओके, कैरियज वगैरह। तो ये सारे जो बेटा पॉइंट्स हैं, दीज आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बहुत ध्यान से समझना। जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा, ओके, और उस बिजनेस में जब आपको जो डेली में खर्चे लगने वाले हैं, आपको मालूम है कि यार हर मंथली हमें ये पेमेंट करना ही करना है, डेली हमें ये पेमेंट करना ही करना है, डेली हमें परचेज करनी ही करनी है। तो these are the expenditure which is consumed और exhausted। या तो वो कंज्यूम हो जाते हैं या एग्जॉस्ट हो जाते हैं उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंटिंग पीरियड चलता है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। तो कहने का मतलब है 12 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड है। अब अगर आपने सैलरी दी तो 12 मंथ्स की सैलरी दी, आप सामने वाले ने 12 मंथ्स के लिए काम करा, जो आपका एम्प्लॉई है आपने उसको 12 मंथ्स की सैलरी दी है, उसने आपके लिए 12 मंथ्स के लिए वर्क करा है, काम करा है। अब उसने जो 12 मंथ्स के लिए काम करा था, आपने उसको उसका पैसा दे दिया, काम खत्म हो गया। मतलब उस पीरियड का उसी पीरियड में कंज्यूम हो चुका है। पॉइंट समझ में आ रहा है? दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके। अब सर फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? तो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर मैं एक शॉर्ट मतलब अपन बोलते हैं ना, शॉर्टली अगर मुझे एक वर्ड में उसको बोलना पड़े, तो एक वर्ड में मैं उसको यही बोलूंगा कि बेटा ये असेट्स होती हैं। ये असेट्स होती हैं। तुम पढ़ के देख लो कि असेट्स में भी अपन ने यही पढ़ा था कि दीज आर द प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस एंड विच विल गिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर। यहाँ पे भी वो यही लिखना चाह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर। आप एक ऐसा एक्सपेंडिचर इनकर करने वाले हो टू एक्वायर असेट, या तो आप असेट्स लेने वाले हो या फिर पुरानी असेट्स में कोई इंप्रूवमेंट, बड़ा इंप्रूवमेंट करने वाले हो चेंज करके। जैसे फॉर एग्जांपल इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग असेट्स मतलब होता है आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है। आपके पास एक मतलब बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, 2 फ्लोर बने हुए थे। बट आपने क्या करा, अब उसके ऊपर सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये 2 फ्लोर और बनाए। तो आपने क्या करा, जो एग्जिस्टिंग एसेट थी आपके पास पहले से, उसके ऊपर आपने उसमें इंप्रूवमेंट करा।
उसके ऊपर आपने उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करा, तो ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जहां पे आपकी असेट क्रिएट हो रही है विच विल इंक्रीज, जो इंक्रीज करती है आपकी अर्निंग कैपेसिटी को। अर्निंग कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज करेगी? जैसे आपने 2 फ्लोर बढ़ाया, तो आप 2 फ्लोर क्यों बढ़ा रहे होगे? या तो रेंट के पर्पज से देना चाह रहे होगे, या फिर ऑफिस पर्पज से उसको निकालना चाह रहे होगे। तो कहीं ना कहीं आप उसको क्या कर रहे हो, उससे आपके बिजनेस को एक्सपांशन दे रहे हो, उससे आपके बिजनेस को आप एक्सपेंशन देना चाहते हो। दिस इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब होता है जो डेली के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है जिससे आपकी असेट कहीं ना कहीं क्रिएट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, एक्सेट्रा, these are known as capital expenditure. If you got the point, then please done का मैसेज। शिवानी, अदिति, सृष्टि, भूमि एंड डेफलिन। अगर तुम्हें दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस समझ में आया तो डन का मैसेज। और डेफलिन बेटा, तेरा ना मैसेज आ रहा है ना ऑडियो ऑन कर रही है, तुझे समझ में आ रहा है ना? क्योंकि तेरा ये पर्टिकुलर डाउट था इसलिए पूछ रहा हूं मैं। डेफलिन, are you getting this? डेफलिन के मैसेज नहीं आ रहे, इसको नेटवर्क इशू है क्या डेफलिन का? बाकी सबकी तरफ से तो मुझे डन का मैसेज आया है, शिवानी, भूमि, अदिति एंड सृष्टि। डेफलिन बेटा मैसेज पे अगर भेज सकती है तो मैसेज पे रिप्लाई कर दे। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर तुम्हें क्लियर हो तो प्लीज एक बार ऑडियो ऑन करके यस और नो का आंसर दो। भूमि, सृष्टि, अदिति, शिवानी एंड डेफलिन। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है ठीक है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट। सेम फंडा जो हमने अभी एक्सपेंडिचर में पढ़ा है ना, सेम फंडा अप्लाई होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स में। कैसे सेम फंडा है बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब होती हैं, इसको अगर मैं पहले लिख लो फिर समझाने का काम करता हूँ। पहले लिख लो फिर समझाने का काम करता हूँ। डू वन थिंग, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर द रिसिप्ट्स या फिर इसको ऐसा लिखते हैं हम, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीव्ड और रिसीवेबल में मतलब क्या होता है? रिसीव्ड मतलब मिल चुकी है हमें, और रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है। ओके, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ओके। और कैपिटल रिसिप्ट में लिखना, कैपिटल रिसिप्ट में लिखना अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल against the transaction, against the transaction
which are not revenue in nature। सर ये सबसे सिंपल है, मतलब जो रेवेन्यू नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो फिर रेवेन्यू क्या होता है वो बता दो। तो रेवेन्यू ने क्या बताया कि रेवेन्यू वो होता है ऐसा अमाउंट जो आपको मिला या फिर मिलने वाला है इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ऐसा कौन सा अमाउंट होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल में आप यहाँ लिख सकते हो बेटा, ये कहलाती है आपकी डेली रेसिप्ट्स। ये कहलाती हैं आपकी डेली रेसिप्ट्स, मतलब डे टू डे बेसिस पे अगर आपको कोई रेसिप्ट्स हो रही है तो उनकी बात कर रहे हैं। अब डे टू डे बेसिस पे कौन सी रेसिप्ट्स हो सकती हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, उससे अगर आपको पैसा आ रहा है, या फिर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम हो रही है, आपने मान लो फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर रखा है, उससे आपको एक रेगुलर इंटरेस्ट इनकम होती है वो, तो दीज आर नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, जिसको आप मतलब डेली आप जैसे माल बेच रहे हो, आप सर्विसेज दे रहे हो, तो उससे आपको क्या होता है, पैसा आ रहा है डेली, मंथली, वीकली, इस तरीके से आपको पैसा आ रहा है। बेटा ये भी 1 साल के अंदर आपको होता है, मतलब विद इन द अकाउंटिंग पीरियड इसका भी काम कंप्लीट हो चुका होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था, हमने देखा था कि यहाँ पे हम असेट क्रिएट हो जाती है हमारी, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। तो ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक से वन विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 1 ईयर के लिए होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 1 ईयर होता है। सेम ऐसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स 1 ईयर के लिए होती है, कैपिटल रिसिप्ट मोर देन 1 ईयर के लिए हम बोल सकते हैं। या उसको मैं ऐसे नहीं डिफाइन करूंगा कि मोर देन 1 ईयर, बट ऐसी रिसिप्ट्स जो ऐसे असेट्स चाहिए जिसको हमने बहुत टाइम तक यूज करा है। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, एक्सेट्रा। कहने का मतलब यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने क्या देखा था, असेट क्रिएट करी थी। फॉर एग्जांपल मैंने आज कोई असेट खरीदी, मैंने लैंड परचेज करी थी, ठीक है, या मैंने बिल्डिंग परचेज करी थी, फर्नीचर या मशीनरी कुछ भी परचेज करा था, और जब 4-5 साल उसको यूज करा, 10 साल उसको यूज करा, उसके बाद मैंने उसे बेच दिया। जब उसके बाद मैंने उसे बेचा, मतलब सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इनमें से कुछ भी बेचता हूँ जो मेरे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते थे, तो उससे मिलने वाला जो मुझे अमाउंट है, जब मैंने बेचा तो मुझे पैसा आने वाला है या आ चुका है, उससे मिलने वाला जो मुझे अमाउंट है, दैट इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। दैट इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। अगर पॉइंट समझ में आया हो तो डन का मैसेज, अगर पॉइंट समझ में आया हो तो डन का मैसेज। एक बार ऑडियो ऑन करके भी बता दो कि हाँ या ना। एक बार ऑडियो ऑन करके भी बता दो यस और नो। यस सर। यस सर। ओके, भूमि, अदिति एंड डेफलिन। यस सर। ओके, सिंपल है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। ओके, और बेटा अपन लोगों ने फिक्टिशियस असेट्स पढ़ा था, तो वहां हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में तो पढ़ ही लिया था कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल होता है हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स। और ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसे हम राइट ऑफ करते हैं आने वाले अलग अलग सालों में, मतलब उसको डेफर कर देते हैं, ठीक है, उस एक्सपेंसेस को हम डेफर कर चुके होते हैं। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स।
इसमें एक और पॉइंट बताता हूँ। वैसे तो जनरली बेटा इस लेवल पे बहुत कम पूछा जाता है, बट अगर पूछ भी लिया तो मैं तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट है एक्सप्लेन करता हूँ, यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी फॉर एग्जाम्पल, this is Mr. A and this is Mr. B. Mr. A has furniture shop, ठीक है, furniture shop, and Mr. B has textile shop. Okay. Both Mr. A and Mr. B purchase a furniture. Both Mr. A and Mr. B purchase furniture. Now tell me कि बेटा मिस्टर ए और मिस्टर बी के दोनों ने फर्नीचर को परचेज करा है, किसके लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में आएगा और किसके लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में आएगा? Who take it as a revenue expenditure or as a capital expenditure? बताओ। यस भूमि, सृष्टि, अदिति, शिवानी, क्वेश्चन क्लियर है? बेटा मिस्टर ए की जो शॉप है वो फर्नीचर शॉप है, मिस्टर बी की जो शॉप है वो टेक्सटाइल शॉप है, दोनों ने फर्नीचर परचेज करा है, किसके लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, किसके लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बता सकते हो? मिस्टर ए के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है और बी के लिए रेवेन्यू। ओके, अदिति, शिवानी, भूमि, भूमि बेटा रिप्लाई करो, रिप्लाई। अदिति, Yes, sir. शिवानी, मैंने तुम्हें दो एग्जांपल दी, एक मिस्टर ए एक मिस्टर बी है, दोनों ने फर्नीचर परचेज करा है, तुम्हें ये बताना है कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जल्दी से बताओ। B revenue and A capital. अभी तक मेरे पास जितने आंसर आए ना, उसमें से सभी के आंसर गलत हैं। ईच एंड एवरीवन इज रॉन्ग, क्योंकि सबने एक जैसा आंसर दिया है। बेटा एक चीज बताओ, एक ही फर्नीचर की शॉप है, तो वो फर्नीचर क्यों खरीद रहा होगा? वो फर्नीचर क्यों खरीद रहा होगा? आगे रीसेल करने के लिए या फिर अपने पास असेट बनाने के लिए? जल्दी से ऑडियो ऑन करो और अपना आंसर दो। आगे रीसेल करने के लिए या फिर अपने पास असेट बनाने के लिए? रीसेल करने। रीसेल करने के लिए। तो बेटा यहाँ पे मिस्टर ए जो है ये क्या कर रहे हैं, ये परचेज कर रहे हैं, परचेज, इनके लिए परचेज ऑफ गुड्स है, ये इनके लिए परचेज ऑफ गुड्स है, ये फर्नीचर परचेज करना है, इनके लिए गुड्स परचेज करना है। तो बेटा जैसे ही मैंने बोला इनके लिए गुड्स परचेज करना है, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गॉट द पॉइंट? और अगर मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर बी की, तो मिस्टर बी में बेटा अगर परचेज करे फर्नीचर, उनकी टेक्सटाइल की शॉप है, वो फर्नीचर क्यों परचेज कर रहे होंगे? क्योंकि वो यहाँ पे असेट क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें असेट लग रही होगी, एज एन असेट उनको फर्नीचर लग रहा होगा, इसलिए उन्हें फर्नीचर परचेज कर रहे हैं।
तो बेटा यहाँ पे जैसे ही उनने असेट क्रिएट करने के लिए करा है तो दिस इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आया पॉइंट समझ में? दिस इज द परचेज ऑफ असेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। Yes, sir. दोनों में अंतर, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल ये सब चीजें खरीदी हैं, तो दिस इज, ये मेरे लिए गुड्स हो जाएंगे, ये मेरे लिए गुड्स हो जाएंगे, ये मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। दिस इज नोन एज परचेज ऑफ गुड्स। बट यही अगर मेरी शॉप है, मान लो मेरे कार शोरूम है, मेरा कार शोरूम है, बट मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें जैसे एसी मैंने परचेज करा, मोबाइल मैंने परचेज करा, टीवी मैंने परचेज करी, ये सब चीजें बेटा मेरे लिए असेट हो जाएगी, क्योंकि ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मेरा बिजनेस तो कार डीलिंग का है, मेरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स में डीलिंग का नहीं है। आ रहा है पॉइंट समझ में? Yes, sir. है ना? तो हमें बिजनेस Yes, देख के sir. भी समझ, हमें बिजनेस देख के भी समझ में आता है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब बिजनेस से भी हमें समझ में आता है। इसके अलावा मैंने बताया जो डेली के आपके एक्सपेंडिचर, मतलब डेली में आप जो परचेज करते हो, परचेज ऑफ गुड्स है ये, डेली में जो आप परचेज कर रहे हो गुड्स की, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेली में जो आप सेल कर रहे हो गुड्स की, वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। बट अगर उससे आपकी असेट क्रिएट हो रही है, कुछ चीज आपने ऐसी खरीदी जिससे आपकी असेट क्रिएट हो रही है, जहां से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर उसी को अगर आप बाद में बेच देते हो तो वो आपकी कैपिटल रेसिप्ट है। आई होप कि अब पॉइंट सबको क्लियर होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. पक्का? Yes. अच्छा, एक बार सभी की तरफ से डन का मैसेज। शिवानी, अदिति, सुश्री, भूमि एंड डेफलिन, अगर पॉइंट क्लियर हो यहां तक के, ये चारों पॉइंट क्लियर हो तो एक बार डन का मैसेज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल टॉपिक है ये भी। यहां पे वर्ड लिखो ट्रेड रिसीवेबल्स, और यहां लिखो ट्रेड पेबल्स। ओके, ट्रेड रिसीवेबल्स के नीचे लिखना ब्रैकेट में, इसके अंदर आते हैं बेटा डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। BR। ओके, एंड ट्रेड पेबल्स के अंदर आते हैं क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, बिल्स पेबल्स, BP। बेटा ये जो बिल्स रिसीवेबल है और ये जो बिल्स पेबल है, इसको मैं डिस्कस करूंगा बाद में। इसका एक अलग से चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके, उस चैप्टर में जब ये आएंगे तो वहां पे समझाऊंगा कि व्हाट डू यू नोन बाय बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डेटर्स के और क्रेडिटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगा डेटर्स की यहाँ पे, कि डेटर्स क्या होते हैं, और यहाँ मैं बात करूंगा क्रेडिटर्स की कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं। ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट तुम्हें आगे भी आएगा। मैं आगे तुमसे पूछूंगा कि बेटा मैंने बताया था, बताओ क्या होते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स बेटा वो होते हैं a person
or entity who owes amount to the enterprise, who owes amount to the enterprise against credit sale of goods and services, goods or services rendered, sale of goods or services rendered. ठीक है। एंड क्रेडिटर्स के बारे में लिखूं, क्रेडिटर्स के बारे में लिखूं, a person to whom an enterprise owes amount against credit purchase of goods or services taken. It's okay, Daphne. एक्चुअली डेफलिन बेटा मैं सिर्फ रिप्लाई तुमसे इसलिए चाह रहा था क्योंकि तुम्हारा ये डाउट था ना कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो तुम्हें वो चीज समझ में आई या नहीं आई, बस इतना जानना था। ओके, इफ यू गॉट दिस देन प्लीज डन का मैसेज कि हाँ सर मुझे आ गया समझ में। चलो जी, डेटर्स की बात करते हैं और क्रेडिटर्स की बात करते हैं। व्हाट डू यू नोन बाय डेटर एंड व्हाट डू यू नोन बाय क्रेडिटर। बेटा डेटर और क्रेडिटर में एक चीज याद रखनी है हमें कि ये होते क्या हैं, इनको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं इसमें बोलूंगा अ पर्सन हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज। मान लो ये हमारी फर्म है, ये हमारी एंटरप्राइज है, और यहाँ पे एक और फर्म है या फिर एक और पर्सन है जिससे हमें पैसा लेना बाकी है, किस बात का पैसा लेना बाकी है सर? हमने ना इसे गुड्स सेल करे थे, और वो भी कैसे करे थे? क्रेडिट पे करे थे। क्रेडिट मतलब मैंने बताया था, क्रेडिट मतलब होता है उधार पे, है ना। तो आपने बेटा गुड्स सेल करे थे क्रेडिट पे कि तू बाद में पैसा दे देना, तो ये पर्सन जब हमें बाद में पैसा देगा, ये ठीक है, हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज, जिसको बेटा अमाउंट एंटरप्राइज को देना बाकी है, इसको अमाउंट देना बाकी है, ये हो जाएगा हमारा डेटर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? डेटर। दिस इज ही इज आवर डेटर, इज इट क्लियर? मतलब मैं इसको अगर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर मैं ऐसे बोलूं तो मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि इसको ऐसा लिखा करो, जिसको माल उधार पर बेचा है और जिससे पैसा लेना बाकी है। इज इट क्लियर? जिसको माल उधार पर बेचा है और जिससे पैसा लेना बाकी है, वो हो जाता है हमारा डेटर। और जैसे ही मैंने बोला सर इससे हमें पैसा लेना बाकी है, ये बेटा ये हमारा फॉल करेगा असेट्स में, कि हमें पैसा यहाँ पे लेना बाकी है। सेम बेटा क्रेडिटर में क्या होता है? अ पर्सन टू हुम एन एंटरप्राइज ओज अमाउंट। मतलब अब यहाँ पे उल्टा होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये है आपकी फर्म, और अब की बार बेटा फर्म को पैसा देना है, किससे देना है? एक पर्सन को। अब की बार
फर्म को पैसा देना है एक पर्सन को, तो फर्म को पैसा देना बाकी है, ठीक है। मतलब यहां मैं अगर फर्म की तरफ से बोलूं तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, तो देना की जगह मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। फर्म के एंगल से सोचते हैं हम, तो फर्म के एंगल से सोचते हैं अगर हम, तो बेटा फर्म क्या बोलेगी, इस बंदे से पैसा लेना बाकी है, इस बंदे से पैसा लेना बाकी है। और यहाँ पे अगर इस पर्सन की मैं बात करूंगा, तो ये पर्सन के लिए फर्म क्या बोलेगी, इसको पैसा देना बाकी है। अब देना बाकी है, दैट मीन्स एन एंटरप्राइज ओज अमाउंट अगेंस्ट। अब काय के लिए देना बाकी होगा, तो बेटा आपने क्या करा होगा, आपने कोई परचेज करी होगी, आपने गुड्स परचेज करे होंगे, सर्विसेज परचेज करी होगी ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे, उधार पे, कि अभी हमें देना बाकी है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए हम इसको क्रेडिटर्स का नाम देते हुए चलेंगे कि ये होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। और बेटा क्रेडिटर्स मतलब होती है हमारी लाइबिलिटी, हमारे को पैसा देना बाकी है, हमें पैसा देना बाकी है, इसलिए ये हमारी क्या कहलाएंगी, ये हमारी कहलाएंगी लाइबिलिटीज। अगर पॉइंट समझ में आया हो। चलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको। ओके, नाउ प्लीज रिप्लाई कि जो मैंने डेटर्स और क्रेडिटर्स समझाए थे, कि डेटर्स मतलब होता है अगर आपने माल उधार पे खरीदा है और उनको पैसा देना बाकी है, उनसे पैसा लेना बाकी है, सॉरी, उनसे पैसा लेना बाकी है। और क्रेडिटर्स मतलब होता है जिनसे आपने उधार पे माल खरीदा था और उनको पैसा देना बाकी है, ठीक है। अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूं तो मैं इस तरीके से बोलूंगा कि डेटर्स मतलब हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज, और क्रेडिटर्स की अगर हम बात करेंगे तो एन टू होम एंटरप्राइज ओज अमाउंट, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। आई होप ये दोनों पॉइंट तुम्हें क्लियर है। अगर क्लियर हो तो एक बार डन का मैसेज तुम्हारी साइड से। और भूमि एंड शिवानी, अदिति, सृष्टि, डेफलिन, सभी को क्लियर है बेटा? डेटर्स क्रेडिटर्स पॉइंट सभी को क्लियर है? ओके। और सर ये ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आपने कहा था कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आते हैं, ट्रेड पेबल्स के अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो बेटा जहां आपके डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल मिल जाते हैं तो उन दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल्स होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब ही होता है कि जहां से आपको पैसा मिलने वाला है, जहां से आपको पैसा मिलने वाला है, दैट इज योर असेट्स। और ट्रेड पेबल्स मतलब होता है जहां आपको पैसा देना पड़ेगा, दैट इज योर लायबिलिटीज। जहां आपको पैसा देना पड़ेगा, दैट इज योर लायबिलिटीज, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स। एक बार मैं बेटा बता रहा हूँ कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हमने शुरू से लेके आखिरी तक में पढ़ी थी। हमने स्टार्ट करा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से, एम आई राइट?
ठीक है, ये था बेटा हमारा एक थ्योरी का छोटा सा पोर्शन की अकाउंटिंग क्या होती है, वहां से स्टार्ट किया था। फिर बेसिक टर्म्स जहां से हमने स्टार्ट करे थे वो थे हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती है, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के सारे सब पार्ट्स, उसके बाद असेट्स, असेट्स के बाद आता है बेटा हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सर परचेज क्या होती है, सेल क्या होती है, परचेज रिटर्न क्या होती है, सेल्स रिटर्न क्या होती है। ओके, और फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, सिर्फ सुनना है, उसके बारे में ज्यादा लिखना नहीं है। या चलो मैं एक छोटा सा एक बता ही देता हूँ, लिखने वाला पोर्शन भी बहुत छोटा सा ही है, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज का लास्ट पॉइंट बस ये है बेटा कि इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और उससे तुम्हें ये सारी चीजें समझा देता हूं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एक पेन की जो हमें कॉस्ट लगती है वो लगती है 80 रुपीज। हम एक पेन लेके आते हैं 80 रुपीज का, और उसे ये हमने परचेज करा है, ठीक है। और उसे जब हम सोल्ड करते हैं तो कितने में करते हैं बेटा, उसी पेन को जब हम सोल्ड करते हैं तो वो करते हैं हम 100 रुपीज का। ऐसे हमने कितने पेन लिए, ऐसे हमने 100 पेन्स का ऑर्डर दिया था। हमने कितने पेन्स का ऑर्डर दिया था, 100 पेन्स का। 100 पेन्स हमने खरीदे भी और 100 पेन्स हमने बेचे भी, ठीक है। तो जब आपने 100 पेन्स को बेचा होगा तो एक की प्राइस है 100 रुपीज, तो कितने रुपीज हो गए होंगे बेटा, 10,000 रुपीज आपके पास रेवेन्यू आया होगा। रेवेन्यू मतलब बेटा दिस इज योर सेल, रेवेन्यू मतलब दिस इज योर सेल वाला पार्ट, कि आपने इतना बेचा, आपके पास टोटल कलेक्शन इतनी हुई। इसमें से आपके खर्चे कितना लगा, तो एक पेन को खरीदने के लिए आपको टोटल 80 रुपीज लगते हैं। पेन की कॉस्ट, उसको लाने का भाड़ा वाड़ा सब मिला के आपको 80 रुपीज का खर्चा पड़ता है। तो मतलब एक पेन की कॉस्ट आपके पास कितनी हो जाएगी, सॉरी 100 पेन की कॉस्ट आपके पास कितनी हो जाएगी सर, उसको मिला के हो जाएगी 8,000। तो अल्टीमेटली आपके पास इनकम कितनी बच रही है, 2,000। यहाँ पे मुझे क्या समझाना था, यहाँ पे मुझे तुम्हें ये समझाना था कि बेटा रेवेन्यू चीज अलग होती है एंड द इनकम इज डिफरेंट। इन दोनों को कभी मिक्स मत करना। रेवेन्यू होता है बेटा ओवरऑल सेल, ओवरऑल सेल, ओवरऑल कलेक्शन, है ना। और इनकम होता है बेटा आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट या गेन आ रहा है, दैट इज नोन एज योर इनकम। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे तुम्हें समझाना था। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अगर समझ में आया हो तो डन का मैसेज यहां तक। अब एक बार यहां तक के लिए पहले डन का मैसेज ऑडियो ऑन करके भी रिप्लाई कर सकते हो फटाफट कि हाँ सर समझ में आ गया है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। Yes, sir. ओके, So, नाउ मूव फर्दर। यस, डेफलिन एंड भूमि, स्पेसिफिकली फॉर यू बेटा, कि ये हमारा थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया जो मुझे स्टार्टिंग में पढ़ाना होता है। सर इसके अलावा जितनी थ्योरी तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ी होगी, तुम्हें जैसे गैप पढ़ाया था, तुम्हें और भी चीजें पढ़ाई होंगी, ये सारी थ्योरी बेटा मैं बाद में कवर करता हूँ। मैं पहले प्रैक्टिकल पढ़ाने में बिलीव करता हूँ कि पहले प्रैक्टिकल चीजें तुम्हें सारी समझ में आ जाए, फिर थ्योरी तो अपने आप आ जाएगी। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी बेटा ट्यूसडे 7:30 AM to 9 AM। एम आई राइट, भूमि एंड डेफलिन। और इसमें बेटा मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूँ, इसमें मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ अब तुम्हारा जो प्रैक्टिकल चैप्टर चालू हो जाएगा, जर्नल चैप्टर। ठीक है, अब तुम्हारा जो नया चैप्टर चालू होगा दैट इज जर्नल। एंड
ये वाले में बेटा अपन पहले तो जर्नल के कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जर्नल को कैसे डील किया जाता है, और इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन करके देखेंगे, और यहाँ से तुम्हारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। और बेटा ये तुम्हारा मतलब ट्यूसडे के दिन तुम्हारा डेमो भी कंप्लीट हो जाएगा। ट्यूसडे के दिन हमारी 4th क्लास रहेगी, अप्रोक्स हम मान के चलेंगे 6 to 7 आवर्स, 7 आवर्स के आसपास हम लोगों ने पढ़ के देख लिया है। यहाँ पे तुम्हारा डेमो कंप्लीट हो जाएगा। ट्यूसडे की क्लास करना, और फिर क्लास करने के बाद अपने घर पे डिस्कस करना, और मुझे फाइनल जवाब दे देना कि तुम्हें कंटिन्यू करना है या नहीं। ठीक है, चलो। तो बेटा आगे की क्लासेस जो भी तुम्हारी रहेंगी वो पेड क्लासेस में आ जाएंगी। अब ये सब सारी थी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। किसी और को भी अगर मुझसे बेटा बात करनी है फॉर 11th एंड 12th सीबीएसई बोर्ड और आईजीएसई बोर्ड, तो उन्हें मेरा ये नंबर दे सकते हो 7974768887। ओके, उन्हें बोल सकते हैं, वो मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है बांगड़ कॉमर्स एकेडमी के नाम से, इसी से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, इसी से मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो तुम मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए। यू कैन फॉलो मी ऑन दैट साइड फॉर कनेक्शन। ठीक है, मैं सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स भी पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें अगर लगता है किसी को पढ़ना है तो वो भी मुझसे कनेक्ट कर सकता है वहाँ पे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। तो अभी के लिए हम यहीं रोकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।